प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है इज वेरी हाई। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ से 14 डे के बीच में 1 से 5 डे को जो डे होता है इसे मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। 5 से 14 वाला प्रोलिफरेटिव, 14 से 28 वाला। मतलब मैंने क्या बताया, एक बार मैं इसे रिवीजन करवाता हूँ। हाइपोथैलेमस में सिक्रीट करा गोनाडोट्रोपिन। हेलो 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 हेलो। So hey guys, good morning. My name is Devanshu Bhardwaj and I am a paramedical student in Amrita Institute of Medical Science. So today I will teach you a particular topic and that topic name is menstrual cycle. You know that, है ना? तो menstrual cycle क्या होती है? अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। तो menstrual cycle को हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि भैया menstrual cycle होती क्या है। menstrual cycle। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम तोड़े तो मेंस्ट्रुअल मतलब ये वर्ड कहाँ से है? मेंसिस से आया है। मैं अपनी स्पीड ना थोड़ी तेज रखूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में मतलब जल्दी खत्म हो। तो मेंसिस का मतलब होता है, अच्छे से समझाऊंगा, मेंसिस का मतलब होता है मंथ, हर महीने होने वाली साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को मिलती है तो क्या एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। कहाँ देखने को मिलती है? प्रेजेंट होती है इन प्राइमेट मैमल्स, फीमेल प्राइमेट मैमल्स कह लो, है ना। अब इसमें एग्जांपल में क्या आता है? एग्जांपल लाइक तुम्हारा हो गया मंकी, तुम्हारा हो गया एप्स, एंड तुम्हारा हो गया एक और आता है मंकी एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा, इसमें ना तुम्हारी एक साइकिल और पाई जाती है और उस साइकिल का नाम है ईस्ट्रस साइकिल। क्या नाम है? ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल जो है तुम्हारी देखने को मिलती है, प्रेजेंट होती है ये इन, अच्छा ये साइन जो है इसको हम डिनोट करेंगे प्रेजेंट से, ठीक है। प्रेजेंट होती है इन नॉन प्राइमेट्स। अब नॉन प्राइमेट्स में क्या आता है तुम्हारा? लाइक सीप हो गई, काव हो गया, डॉग हो गया एंड कैट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हमने ये देख लिया कि भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस में होती है और हर महीने होने वाली साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है। होता क्या है ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है ये। तो इसमें होता बेसिकली ये है कि पीरियोडिक शेडिंग होती है। क्या होती है? पीरियोडिक शेडिंग होती है। किस चीज की? ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यूट्राइन एंडोमेट्रियम की, जो कि किस कैसे होती है? फॉलोड बाय प्रोलिफरेशन। मतलब देखो, हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। ये है यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब है। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इधर में होगी, स्पर्म आएगा और ओवा आएगा, आपस में फ्यूज होंगे। जब फ्यूज होंगे ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जाइगोट। और जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट होता है इसके अंदर। ये यूट्रस है, यूट्रस की जो लाइन है ना यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंडोमेट्रियम, और इधर में भी एक और लाइनिंग होती है, लेयर होती है इधर में। तो ये बेसिकली अंदर की साइड में सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम है, फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसका काम क्या होता है? इम्प्लांटेशन करवाना। किस चीज को? इम्प्लांटेशन करवाना ऑफ जाइगोट का। तो अगर जाइगोट फॉर्म हुआ और ये यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा तब ये लाइन नहीं टूटेगी। और अगर जाइगोट, अगर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं तो जाइगोट भी बनेगा नहीं, और जाइगोट बनेगा नहीं तो इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगी नहीं, और इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो भैया ये जो लाइनिंग है तुम्हारी एंडोमेट्रियम वाली, ये लाइनिंग जो है टूटेगी एंड देन ये वेजाइना के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो अब इसका लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डिस्चार्ज ब्लड एंड म्यूकोजल
टिश्यू कहां से, फ्रॉम इनर यूट्राइन लेयर, यूट्राइन के इनर लेयर से, और किसके द्वारा, थ्रू वेजाइना, वेजाइना के द्वारा जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो, मतलब एंडोमेट्रियम लेयर टूटी, ब्लड का फ्लो निकला, और वो कहां से निकला, वेजाइना के द्वारा निकल गया। ठीक है, तो ये हमने इस चीज को थोड़ा सा जाना। अच्छा, अब हम कुछ चीजों को और जानते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं इस चीज को। अब और चीज क्या, कुछ टर्म्स है, लाइक सबसे पहला आता है मेंसेस। मेंसेस का मतलब क्या होता है, सॉरी मेनार्क, एक्चुअली मेरे से गलत हो गया, मेनार्क। मेनार्क का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग होना, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट, बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्ट होना, स्टार्टिंग होनी किस चीज की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब देखने को मिलती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब बच्चे में प्यूबर्टी का एज आ जाता है तो उसके बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है, तो तब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। तो मेनार का मतलब होता है बिगिनिंग होना, मतलब स्टार्टिंग होना मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है, मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है एसेशन, ESSATION, एसेशन ऑफ, ये अलग है हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एसेशन होना। अब एसेशन का मतलब क्या होता है बताओ, एसेशन का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, स्टॉप हो जाना, रुक जाना, किस चीज का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और ये कब देखने को मिलता है, 45 से 55 की एज में, ईयर्स लिख लो, ये तब देखने को मिलता है क्या, मेनोपॉज। ठीक है, अब इसमें एक फॉलिकल्स का कॉन्सेप्ट आता है, तुम सबको पता है, जब तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे, क्लास 12th का चैप्टर है, तो उसमें तुम पढ़ोगे कि जो फॉलिकल्स होते हैं, बिफोर बर्थ, जब बर्थ नहीं हुआ रहता बेबी का, तो कितने होते तब बच्चे के अंदर, तब जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो 8 लाख होते हैं। आफ्टर बर्थ जो फॉलिकल पाए जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 1 से 1.5 लाख हो जाते हैं, 1 to 1.5 लाख। एंड एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम कितने रहते हैं, 60 से 80 हजार। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया कैसे हार्मोन का मैकेनिज्म हो रहा है, किस तरीके से कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, कौन सा क्या फेस है, कौन सा क्या चीज हो रही है। तो हम एक स्टैंडर्ड साइकिल लेके चलते हैं। वो स्टैंडर्ड साइकिल जो है लगभग 28 दिन की होती है, 1 to 28। बहुत लोगों में 32 की भी होती है, 30 की भी होती है, बट हम एक स्टैंडर्ड साइकिल लेके चल रहे हैं एंड वो 28 डेज की लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ठीक है, यहां पे हम डायग्राम बनाते हैं। 1, 14 और 28, इसमें 2 फेज देखने को मिलते हैं, 1, 2। एक होता है यूट्रस में और एक होता है ओवरी में। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, शुरुआत के 3 या 5 दिन, शुरुआत के 3 या 5 दिन
मेंस्ट्रुअल फेस होता है। मेंस्ट्रुअल फेस मतलब एंडोमेट्रियम लाइन टूटती है। अच्छा देखो, मैं अभी ना आपको सिर्फ ये डायग्राम बताऊंगा, हार्मोनल का मैं आपको अलग से अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो यहीं पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा हार्मोन कब रिलीज हो रहा है, कहाँ से कौन सा मैकेनिज्म हुआ। तो मैं डायग्राम हार्मोनल आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इस चीज को समझो कि पहले के 1 to 3 या फिर 1 to 5 डेज लेके चलते हैं नॉर्मली, एंडोमेट्रियम लेयर जो है टूटती है, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरीके से टूट रही है, तो इस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज। अब एंडोमेट्रियम टूटी, अब उसके बाद क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है ये हार नहीं मानेगी, इसने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, अभी जायगोट नहीं आया, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं, होता है, मैं वापस से अपने आप को और ज़्यादा प्रोलिफरेट करूंगी, और ज़्यादा अपने अंदर सेल डिवाइड करूंगी, और ज़्यादा ग्लैंडुलर बनाऊंगी, और ये मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है अंदर से कि वापस से ये लड़ती है, वापस से सामना करती है, एंड देन वापस से ये इस तरीके से अपने क्या अपने आप के अंदर प्रोलिफरेशन करती है। तो यहाँ से 5 से 14 डे में इसने क्या करा, प्रोलिफरेट करा, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेस। ये अलग है। फिर ये वाला फेस क्या हो गया, प्रोलिफरेटिव फेस। एंड देन 14 के बाद ये और ज़्यादा अपने आप को कांस्टेंट रखती है, स्टेबल रखती है, एंड ग्लैंडुलर हो जाती है। कैसे हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर हो जाती है, अपने आप को स्टेबल रखती है। तो ये वाले फेस को हम बोलते हैं कौन सा फेस, सिक्रीटरी फेस। सिक्रीटरी फेस, जिसमें ये अपने आप को स्टेबल रखती है, ये इंतजार कर रही होती कि भैया कब स्पर्म आएगा, कब फर्टिलाइजेशन होगी, कब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एंड कब मैं इम्प्लांट करूंगी इस चीज को। और ये हार नहीं मानती है, और ये अपने आप को ऐसे लगातार करती रहती है। अच्छा ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या हो रहा होता है, अच्छा पहले के 1 से 5 दिन तक तो ये एंडोमेट्रियम लेयर टूटी, अब 5 से 14 के बीच में क्या होगा, 5 से 14 के बीच में जो फॉलिकल्स हैं प्राइमरी, अच्छा ये 14 के यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐसे लाइन बनाता हूँ, सेकेंडरी, टर्सरी, और ये ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये मैच्योर होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल, ये जो फॉलिकल्स है ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। अब ये मैच्योर होते हैं कब से, 5 से 14 डे के बीच में, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज भी हम इसको बोलते हैं। कौन सा फेज बोलते हैं, 5 से 14 डे वाला, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, ठीक है, क्योंकि फॉलिकुलर मैच्योर हो रहे हैं। अब मैच्योर होने के बाद 14 डे पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, फोर्टीन डे पर रप्चर हो जाता है। अब रप्चर हो गया तो तो उस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज। अब इस फेज में ओव्यूलेशन हो गया, मतलब ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन हुआ तो इसमें से क्या आएगा, इसमें से निकलेगा तुम्हारा सेकेंडरी oocyte, और ये अपने आगे के अगले काम के लिए चले जाएगा। अब बाकी की बची जो ग्राफियन फॉलिकल की बॉडी है, बाकी की बची जो ग्राफियन फॉलिकल देख रहे हो ना तुम, बाकी की बची जो ग्राफियन फॉलिकल की बॉडी है, इसमें प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे ग्रैन्युलोसा सेल, इसमें प्रेजेंट होते तुम्हारे फॉलिकुलर सेल। अभी ऐसे तो नहीं हो सकता कि मतलब ये फालतू का बच गए, नहीं, अब इससे फॉर्म होता है तुम्हारा कॉर्पस लूटियम। क्या फॉर्म होगा इससे तुम्हारा, इससे तुम्हारा फॉर्म होगा कॉर्पस लूटियम, जो कि क्या है, येलो बॉडी है। और कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे करके खत्म होगा, और कॉर्पस लूटियम से बाद फिर क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकन, कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि क्या है, व्हाइट बॉडी है, जो कि क्या है, व्हाइट बॉडी है। तो ये क्या है, कॉर्पस लूटियम, ये क्या है, कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन क्या है, व्हाइट बॉडी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉर्पस लूटियम बना, फिर कॉर्पस एल्बिकन बना, तो इस फेज को हम बोल देंगे लूटियल फेज, इस फेज को सिक्रेटरी फेज तो हम बोलेंगे, साथ ही साथ इस फेज को हम दूसरा नाम क्या देंगे, लूटियल फेज। ठीक है, अब ये तो हमने इस डायग्राम के बारे में बात करी, चलो इसका हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते हैं। तो
हार्मोनल रेगुलेशन को हम यहां देखते हैं। होगा क्या, वापस से 1 से 28 वाली साइकिल बनाएंगे, 1, 14 और 28, ठीक है। ये ऊपर आएगा हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और नीचे आएगा तुम्हारा ओवरी, नीचे आएगा तुम्हारा ओवरी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देंगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं इसे सही से समझाता हूं। होता क्या है कि जब फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं, मैंने लिखा है ना फॉलिकुलर फेज, जब फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं 5 से 14 डे पे, तो होता क्या है कि FSH हार्मोन आता है। यहाँ पे मैं एक चीज और बनाता हूं, देखो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस तुम्हारा सिक्रीट करेगा GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये इन फॉलिकल्स को मैच्योर करवाते हैं। आई बात समझ में, देखो हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करा, एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ इन फॉलिकल को मैच्योर करेगा, यहाँ इन फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, तो FSH ने क्या करा, फॉलिकल मैच्योर किए। अब ये मैच्योर फॉलिकल जो है रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन। तो ये मैच्योर फॉलिकल है, ये प्राइमरी ले लो, ये सेकेंडरी ले लो, टर्सरी, इसने रिलीज किया एस्ट्रोजन। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है। इस एस्ट्रोजन ने क्या करा, एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक दिया, ठीक है। इस एस्ट्रोजन ने एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक दिया, जिसकी वजह से LH भी सिक्रीट हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी से LH भी सिक्रीट हो गया। अब पॉजिटिव फीडबैक जो है इतना ज्यादा चले गया, जिसकी वजह से FSH और LH पीक में पहुंच गए, जिसकी वजह से FSH और LH पीक में पहुंच गए। अच्छा देखो, अब यहां पे समझो, FSH आया, पहले आया, LH भी आ गया, अब FSH और LH दोनों पीक पे पहुंच गए। ये देखो, ये FSH आ गया और यहीं से फिर ये LH आ गया, दोनों ही पीक पे पहुंच गए, दोनों ही पीक पे पहुंच गए। अब क्या होगा, अब डे बिफोर 14, मैं कहां पे लिखूं इस चीज को, यहां लिखता हूं, डे बिफोर 14 LH सर्ज, 14 डे से एक दिन पहले, हाँ, LH एकदम पीक पे पहुंच जाएगा, एकदम पीक पे, मतलब 13 डे पर LH एकदम, मतलब तुम सोच ही सकते हो, मतलब बहुत पीक पे पहुंच जाएगा। अब बहुत पीक पे आ जाएगा और जैसे ही 14th डे आएगा, उस दिन ओव्यूलेशन हो जाएगी, उस दिन क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी, और तुम्हारा सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाएगा, और बाकी के बच्चे कुछ जैसे क्या बनेगा, कॉर्पस लूटियम। अच्छा, अब कॉर्पस लूटियम बना, कॉर्पस लूटियम ने यहाँ पे दो चीजें सिक्रीट करी, दो चीजें क्या, पहला उसने सिक्रीट करा एस्ट्रोजन और दूसरा सिक्रीट करा प्रोजेस्टेरॉन। देखो मैं एकदम ध्यान से समझा रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट करा GnRH, ग्रोथ
ये वाला GnRH सिक्रीट किया, ठीक है। GnRH ने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका काम क्या है? फॉलिकल को मैच्योर करना। यहाँ पे इन्होंने फॉलिकल्स मैच्योर करे, जिसमें से मैच्योर फॉलिकल ने एस्ट्रोजन सिक्रीट किया। एस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ तो उसने पॉजिटिव फीडबैक दे दी एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? LH भी सिक्रीट होगा। अब जब पॉजिटिव फीडबैक, अब इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव फीडबैक तो दे दी, लेकिन वो इतने ज्यादा अमाउंट में चली गई कि FH और LH दोनों पीक पे पहुंच गए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये है तुम्हारा LH और ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा FSH और ये है तुम्हारा LH। FSH और LH दोनों पीक पे पहुंच गए, लेकिन LH जो है ज्यादा पीक पे पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? 14 डे से पहले। 14 डे पर LH जो है ग्राफियन फॉलिकल तो फट जाए, रप्चर हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, अब यहाँ पे कॉर्पस लूटियम ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कॉर्पस लूटियम इसने क्या सिक्रीट किया? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हुए। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, ये कॉर्पस लूटियम तभी तक है जब तक LH प्रेजेंट है। अगर LH खत्म हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन खत्म हो गया, तो ये कॉर्पस लूटियम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब कॉर्पस लूटियम ने क्या करा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दिए, सिक्रीट करे। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? ये दल बदलू है भाई साहब, तुम समझोगे नहीं, मतलब समझ जाओगे। ये क्या करेगा कि यहाँ पे तो एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, बट इधर का एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। इधर के एस्ट्रोजन ने क्या करा? इधर के एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। थोड़ा खतरनाक बन गया यहाँ पे वो चीज, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा पक्का। इधर वाले एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया और इधर वाले एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास नेगेटिव फीडबैक आया तो होता क्या है? अब अगर नेगेटिव फीडबैक पहुंच गया तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, नेगेटिव फीडबैक पहुंच गया तो ये जो LH एकदम पीक पे पहुंचा है, FSH पहुंचा है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे, ये दोनों ही नीचे पहुंच जाएंगे। तो FSH और LH जो है इनकी पीक जो है नीचे घट जाएगी। तो FSH देखो ये कम हो गया और LH भी जो है ये कम हो गया। तो ये वाला ग्राफ हुआ क्लियर। तो एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से FSH और LH दोनों कम हो गए। अब यहाँ पे कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे करके डीजनरेट होने लग गया, खत्म होने लग गया। जैसे ही खत्म हो रहा था तो उससे बनी कॉर्पस एल्बिकन्स। और कॉर्पस एल्बिकन्स क्या है? तुम्हारी कॉर्पस एल्बिकन्स व्हाइट बॉडी है, उससे क्या बनी तुम्हारी कॉर्पस एल्बिकन्स। कैसे बनी? ये डीजनरेट हुआ, डीजनरेट से थोड़ा बहुत जो प्रोजेस्टेरॉन बचा होगा उससे तुम्हारी बनी कॉर्पस एल्बिकन्स। और ये कॉर्पस एल्बिकन्स भी तब तक है जब तक तुम्हारे पास प्रोजेस्टेरॉन है। जैसे ही तुम्हारे पास प्रोजेस्टेरॉन खत्म होगा तुम्हारी कॉर्पस एल्बिकन्स भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चे तुम्हारे पास कॉर्पस एल्बिकन्स। अब कॉर्पस एल्बिकन्स प्रोजेस्टेरॉन अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, पूरा ही नहीं घटा है, ठीक है। अब क्या होगा? तो अब ये वाला ग्राफ भी देख लो। पहली बार एस्ट्रोजन की पीक आई, कब आई ये वाली पीक? एंटीरियर पिट्यूटरी को जब पॉजिटिव फीडबैक दिया, 1 से 14 के बीच में आई। तो यहाँ पे एक एस्ट्रोजन की पीक दिखा दो। अब उसके बाद फिर एक और एस्ट्रोजन की पीक आई, और ये कब आई? जब कॉर्पस लूटियम बना। और कॉर्पस लूटियम कब बना? 14 के बाद बना। ग्राफ बन गया ये वाला। अब यहाँ पे एक प्रोजेस्टेरॉन भी आ गया। प्रोजेस्टेरॉन पहले तो नहीं आया, 1 और 14 के बीच में नहीं आया, 14 और 28 के बीच में आया। अभी भी समझे नहीं होंगे। कॉर्पस लूटियम कब बना? जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए पार्ट से, ग्रेनुलोसा सेल वगैरह, फॉलिकुलर सेल वगैरह से ये कॉर्पस लूटियम तुम्हारा बना। कॉर्पस लूटियम ने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया। तो ये कब सिक्रीट हुआ? 14 से 28 के बीच में तो आया। तो यहाँ पे से तुम बना लो प्रोजेस्टेरॉन ये जो है डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो है पीक पे होगा और यहाँ पे LH पीक पे होगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये प्रोजेस्टेरॉन है और ये एस्ट्रोजन है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा बचा कुछ। प्रोजेस्टेरॉन जो है उसने बनाई वाइट बॉडी। अब देखो, अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर घट गया तो वाइट बॉडी खत्म हो जाएगी।
और वाइट बॉडी अगर खत्म हो गई, मतलब सॉरी कॉर्पस एल्बिकन्स खत्म हो गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से रिपीट होगी। इसी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हर मंथ रिपीट होती है। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी का केस ले हम, तो प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है भैया, तुम्हारे पास स्पर्म आ गया, ओवम था, आपस में फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट फॉर्म होने के बाद वो यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। अब इम्प्लांट हो गया तो उस केस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है इज वेरी हाई। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ तक नहीं रहती है। इन द सेंस अगर प्रेगनेंसी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ तक नहीं रहेगी। उसके बाद भी जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद भी 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं रहती, मतलब सॉरी 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स नहीं होती, क्योंकि उस टाइम लैक्टेशन उस टाइम जो है ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है, और वो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी उस टाइम हाई हो जाता है, जिस वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स नहीं होती है। तो याद रखना प्रेगनेंसी के केस में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं होती है। एक चीज और ध्यान देना, कई फीमेल में इरेगुलरिटी भी शो होती है, लाइक बहुत दिनों से, मतलब किसी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका कोई स्टैंडर्ड पीरियड ले, मान लो 28 है, अब कुछ दिन वो ब्लीडिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्रेगनेंसी हो गई, नहीं, ये इंडिकेट नहीं करता कि इसे प्रेगनेंसी हो गई। ये बेसिकली इंडिकेट करता है लाइक एमेनोरिया मतलब कि सस्पेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये किस बेस पे होता है, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस अगर किसी को हो जाए, कोई बेसिकली किसी फीमेल को लेथार्जी हो, एक्सरसाइज वगैरह ना करती हो, डाइट एकदम खराब हो, तो इस केस में भी जो है एमेनोरिया देखने को मिलता है। एमेनोरिया क्या कंडीशन है, सस्पेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना, ना टाइम पे आना, वो एमेनोरिया कंडीशन कहलाती है। तो हमने यहाँ पे जाना कि भैया 1 से 14 डे के बीच में, 1 से 5 डे को जो डे होता है इसे मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। 5 से 14 वाला प्रोलिफरेटिव, 14 से 28 वाला सिक्रेटरी फेज, सेमलूटियल फेज। ये हमने पूरा इस डायग्राम को समझा, यहाँ पे हमने पूरा डायग्राम देखा, ये वाला ग्राफ देखा। हाइपोथैलेमस से मैंने क्या बताया, एक बार मैं इसे रिवीजन करवाता हूँ। हाइपोथैलेमस से सिक्रीट करा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। इसने स्टिमुलेट करा एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको स्टिमुलेट करा, इसने स्टिमुलेट करा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या करा, FSH सिक्रीट करा। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल्स को मैच्योर करवाया, मैच्योर हुए तो मैच्योर फॉलिकल ने एस्ट्रोजन सिक्रीट करा। ये रहा, इस एस्ट्रोजन ने क्या करवाया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, जिससे LH भी सिक्रीट हुआ। LH सिक्रीट हुआ तो LH यहाँ पे पीक पे पहुंच गया, जिसने ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाया। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte बना तो वो अपने दूसरे काम के लिए चले गया फिमरे वगैरह के पास, और बाकी का ये जो बचे हुआ बॉडी है इससे तुम्हारा बन गया कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम जब बना तो इससे तुम्हारा सिक्रीट हुआ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन ने जो है वापस से जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को इस बार पॉजिटिव फीडबैक के बजाय नेगेटिव फीडबैक दी। अब नेगेटिव फीडबैक दी जिसकी वजह से क्या हुआ, जो LH और FSH बड़े हुए थे वो दोनों यहाँ पे जाके देखो कम हो गए, अब खत्म हो गए। तो जो अब ये जो है धीरे धीरे करके डीजनरेट होने लग गया। डीजनरेट हुआ तो इससे एक दूसरी बॉडी बनी जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ये तब तक है जब तक थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे बचा हुआ है। अब वो प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से रिपीट हो जाएगी। और अगर खत्म नहीं हुआ, मतलब ज़ायगोट इम्प्लांट हो गया है, तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है बहुत ही ज्यादा उस कंडीशन में हाई होता है और तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स नहीं होती है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको अच्छे से चीज़ों को एक एक करके समझा दिया है। अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वापस से बता दूंगा। हालांकि मेरे इस पूरे वीडियो में जो है ये अच्छे से कवर हो गया, तो आप अगर उसे रिपीट करके देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हम मिलते हैं आपसे अगले नए टॉपिक पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक जरूर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाता रहूं, आपको बहुत अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े लेवल तक चीज़ों को समझाता रहूं। थैंक यू।